हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि में पढ़ना। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हुए एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल के विषय में। भूगोल को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक मिस मत करिएगा। एक एक लेक्चर्स करके डेली बेसिस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ में इसके नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो वीडियोज़ को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशंस। और इस सेशंस में हम बात करेंगे भूगोल के विषय में। भूगोल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, पहले इसे समझ लेते हैं 1 मिनट में, फिर आगे बात करते हैं। भूगोल, चूँकि पृथ्वी पर हम रहते हैं और पृथ्वी भूगोल यानी जिस ब्रह्मांड की बात हम करते हैं उस ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है पृथ्वी, और उस पृथ्वी पर जीवन संभव है जहाँ हम निवास करते हैं। तो इसीलिए हमें इस पृथ्वी पर रहने से जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं वो कहीं ना कहीं भूगोल का एक पार्ट होती हैं, और भूगोल को हम पढ़ने के लिए इनसे प्रभावित होते हैं, क्योंकि इसके कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो इसके काम करते हैं, जो हमें प्रभावित करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करते हैं, और हमें उन प्रभावों से कैसे बचना है या हमारे लिए वो प्रभाव कितने महत्वपूर्ण हैं, इनकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम भूगोल को पढ़ते हैं। भूगोल का एक पार्ट है इन्वायरमेंट भी आजकल काफ़ी पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। तो इसलिए भूगोल को अगर नहीं समझते हैं तो हम इन्वायरमेंट की बेसिक जो थ्योरीज है वो समझ नहीं पाते। तो भूगोल को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट को पढ़ना ज़रूरी होता है। साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी बहुत सारे मिनरल्स, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री में हम जो मिनरल्स पढ़ते हैं, मिनरल्स की बात करें तो वो मिनरल्स कहीं ना कहीं हमारे ज्योग्राफी फैक्टर्स से, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स उस पर कहीं ना कहीं वर्क करता है। इसी तरह से हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो सभी क्या होते हैं, नेचुरल कहीं ना कहीं वो कहीं कोई घटनाएं घटती हैं, हम उस पर रिसर्च करते हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि ज्योग्राफी को यदि हम पढ़ते हैं तो हम कई सारी चीज़ों को क्लियरेंस, कई सारे टॉपिक्स को, कई सारे पॉइंट्स को हम क्लियरेंस कर पाते हैं, ठीक है। यानी समझ हमारे अंदर विकसित हो जाती है। और भूगोल हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एग्जाम्स में इसकी जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट दिन प्रतिदिन बदल रहा है, और कोरिलेट करके आप देखेंगे कि डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, क्वेश्चंस आने की प्रकृति जो होती है वो अब होती है कि ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो इन्वायरमेंट से इंक्लूड कर दिए जाएंगे, इन्वायरमेंट में जो कोरिलेट करके पूछ लिए जाएंगे। और आपको यदि ज्योग्राफी का फैक्टर्स कंप्लीट नहीं होता तो आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी हमारे ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये तो हुई बात कि ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़नी चाहिए और इसका एग्जाम्स में क्या रोल है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अब ज्योग्राफी के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर ज्योग्राफी की हिंदी को देखें तो यहाँ लिखा है भूगोल, और भूगोल की बात करें तो इसे 2 पार्ट में अगर तोड़ते हैं तो एक है भू, और दूसरा पार्ट हमारा जो बनता है वो बनता है गोल। क्या बनता है? गोल। यानी भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोल। गोल एक आकृति है, एक शेप है, जैसे ऐसे एक आकृति दे दी गई है। तो इन्होंने कहा भू का अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी कैसी है, गोल है। ये एक बेसिक डिफिनेशन अगर शब्दों के माध्यम से शाब्दिक अर्थ की बात करें, हम जो भूगोल है उसके शाब्दिक अर्थों में हम देखते हैं तो पृथ्वी क्या है, गोल है। लेकिन ये पूर्णतः जो है, यह शब्द अगर बात करें भूगोल को पूरी तरह से परिभाषित नहीं करता। अब परिभाषित कैसे करेगा, तो इसके इंग्लिश टर्म को भी हम देखते हैं। जो इंग्लिश टर्म है इसका वो है जियोग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है, ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन या वर्णन। अध्ययन या वर्णन, यानी जियोग्राफी पृथ्वी का जो वर्णन करे ऐसा विषय। ऐसे ये शब्द जियोग्राफी शब्द अपने में कुछ परिभाषित कर ले जा रहा है, अपने में इस भूगोल विषय को, भूगोल शब्द को परिभाषित करने में जियोग्राफी शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। क्योंकि पृथ्वी का वर्णन हम करेंगे, पृथ्वी का अध्ययन हम करेंगे, और इस अध्ययन को
ही हम क्या कहेंगे, भूगोल कहेंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बताते चले, यह भी शब्द जो है जो परिभाषित हो रही है, यह भी आज वर्तमान में डिफिनेशंस को, जो भूगोल की व्यापकता है उस व्यापकता को परिभाषित करने में पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजंस अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब सामान्यतः हम बात कर रहे थे कि भूगोल क्या है, पृथ्वी गोल है। ये एक भूगोल की जो शब्दों का शब्दार्थ हो गया। फिर हमने कहा ज्योग्राफी में जियो का पृथ्वी हो गया, ग्राफी का अर्थ हो गया अध्ययन या वर्णन करना। तो इससे हमें पता चला कि क्या पृथ्वी का अध्ययन करता है, ठीक है। ज्योग्राफी क्या करती है, पृथ्वी के अध्ययन करती है। तो ये बात समझ में आ गई। यहां हमने देखा कि एकमात्र, क्योंकि इसके शेप की बात की जा रही है, पृथ्वी गोल है, यानी ये बता दिया गया कि पृथ्वी की एक आकृति है और उस आकृति कैसी है, वो गोल है। एकमात्र अंश के विषय में यहां बताया गया है। यहां पर उसके विषय में बताया गया कि पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, यानी पृथ्वी कैसी है, गोल है, चिपटी है, लंबी है, कैसी है, ये सब, ठीक। दूर से देखने पर पृथ्वी की आकृति कैसी दिखती है, नीली दिखती है, काली दिखती है, कलर्स कैसा दिखता है, ये सब चीजें यहां हमें इस परिभाषा से, इस शब्दार्थ से हमें पता चल जाती है। लेकिन अभी भी ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण परिभाषाओं की बात करें तो वर्तमान में जो पूर्ण परिभाषाएं चल रही है वो हार्टसोन महोदय की चल रही। कई सारी परिभाषाएं हैं, अभी लिखते हैं, उसे आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो क्या है, ऐसा विषय हम कह सकते हैं जो पृथ्वी तल का अध्ययन करे। क्या करे, जियोग्राफी क्या करता है, पृथ्वी तल का अध्ययन करता है। देखिए, पृथ्वी तल से हमारा संबंध मात्र पृथ्वी के ऊपरी लेयर से नहीं होता, उसको हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले हम क्रस्ट भाग की बात करते हैं। क्रस्ट में क्या हो गया, जो ऊपरी लेयर्स होती है, पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर्स होती है वो क्रस्ट हो गई, उसको भी हम पृथ्वी तल का अध्ययन ही मानते हैं। उसके नीचे का भी लेयर्स होता है, जो मेटल लेयर्स होता है, उसका भी अध्ययन हम पृथ्वी इस भूगोल में करते हैं। फिर इसके बाद हम कोर का भी अध्ययन पृथ्वी के इस भूगोल में करते हैं। साथ ही साथ इस पर जो वायुमंडल है पृथ्वी का, वो एक वायुमंडल है, उस वायुमंडल का भी अध्ययन करते हैं, ठीक। और साथ ही साथ, उसके साथ ही साथ, क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल जब हो गया और मृदा का निर्माण हो गया, तो अब क्या, बहुत सारी वनस्पतियां और बहुत सारे जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। चूंकि ये जीव जंतु और वनस्पतियां इस पृथ्वी के वातावरण से, जो ये पृथ्वी का वातावरण है, इससे प्रभावित होते हैं, तो साथ ही साथ इसका भी अध्ययन करते हैं। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे मनुष्य क्या करता है, क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, और क्लाइमेट क्या करता है, मनुष्य को इफेक्ट करता है। इसी तरह से अन्य जीव जंतु भी क्या करते हैं, जिस तरह से अन्य जीव जंतु क्लाइमेट में सरवाइव करते हैं, रहने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, उसी तरह से क्लाइमेट भी क्या करता है, सभी जीव जंतुओं के लिए एक सामान्य नियम निर्धारित करता है। जैसे किसी के लिए ठंडी अति महत्वपूर्ण होती है, किसी के लिए गर्मी अति महत्वपूर्ण होती है। कुछ जीव जंतु पानी में रहना पसंद करते हैं, कुछ जीव जंतु फ्लाइंग करते हैं, हवा में रहना पसंद करते हैं। क्यों ऐसा पसंद करते हैं, क्योंकि वो नेचर उस तरह से उन्हें क्या किया है, बनाया रखा है। तो ये बातें समझ में आपको आ गई होगी। अब हम आपको बेसिक समझ ये बात आ गई होगी कि पृथ्वी पर हम क्या, किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो हम सामान्य परिभाषा में अगर इसकी बात करें तो हम भूगोल क्या है, भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन करता है। भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन करता है, साथ ही भूगोल पृथ्वी और उस पर रहने वाले समस्त जीव जंतुओं के अंतर संबंधों का एक क्या है, जाल है। अंतर संबंधों का एक जाल है, उसी जाल का अध्ययन करना ही भूगोल का काम है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ये परिभाषा है। और कुछ देखते हैं इस भूगोल के जो शब्द आए वो कहाँ से आए। जैसे अब सर्वप्रथम हम बात करें, सबसे पहले बात करें तो एक यूनानी भूगोलवेत्ता हुए, और ये यूनानी भूगोलवेत्ता का नाम क्या था, वो नाम था इरोटास्थनीज। समझने का प्रयास करेंगे, इरोटास्थनीज। ये इरोटास्थनीज महोदय एक शब्द देते हैं, और उस शब्द का नाम क्या होता है, जियोग्राफिका। और यही जियोग्राफिका शब्द, हम बात करें जियोग्राफिका का,
इस जियोग्राफी का शब्द सबसे पहले, अगर भूगोल को किसी ने एक शब्द नाम दिया, एक नाम दिया, भूगोल को एक परिभाषित किया कि ये पार्टिकुलर एक विषय है, तो वो पहला काम किसने किया था? इरोटास्थनीज ने किया था। इसीलिए इसके बाद इरोटास्थनीज ने ये शब्द दिया जब जियोग्राफी का, तो इसी से हम क्या कहें? इसे जियोग्राफी, हमने इसे आज जो हम वर्तमान में क्या पढ़ते हैं, इसे जियोग्राफी कहते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जियोग्राफी का शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो ये इरोटास्थनीज के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि अब तक इससे पहले जो भूगोल का अध्ययन हुआ करता था वो पार्टिकुलर किसी विषय के रूप में नहीं हुआ करता था, बल्कि जनरल सामान्य ऐसे ही अध्ययन किया जाता था। लेकिन जब ये शब्द इन्होंने दे दिया तो इसे एक अलग विषय के रूप में इन्होंने एक स्थापित कर दिया। तो हम कहें कि पृथक शास्त्र के रूप में और एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में। विज्ञान क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो है, क्यों है, कहाँ है और कैसे है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन जब किया जाता है। क्यों है, कोई पूछे क्यों है, फिर पूछे कहाँ है, तो और कैसे है, तो ये व्हाई, वेयर और हाउ, व्हाई, वेयर और हाउ, ये शब्द अगर कोई पूछे आपसे तो आप समझ लीजिए वो किसकी बात कर रहा है? साइंस की बात कर रहा है। यानी साइंस क्या करता है? किसी चीज का सिस्टमेटिक अध्ययन करता है। ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है वो साइंस में किया जाता है। तो भूगोल एक विषय, कैसा विषय है? एक साइंस का विषय है। ठीक है, इसे भूगोल के सामान्य रूप में क्या कहते हैं? इसे भूगोल विज्ञान भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जियोग्राफी साइंस भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्यों, कहाँ और कैसे एक सिस्टमेटिक अध्ययन करता है ये भूगोल सभी खंडों का। ठीक है, तो इसलिए इसे कहा जाता है। और ये काम किसने बताया? इन्होंने बताया, इरोटास्थनीज ने इसे एक विशिष्ट पहचान दी थी। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इरोटास्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का, आप समझिएगा, इसलिए इरोटास्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का, यानी सिस्टमेटिक, हम कहें व्यवस्थित भूगोल का जनक। अगर पूछा जाए कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन हैं, सिस्टमेटिक जियोग्राफी के जनक कौन हैं, तो वो हैं इरोटास्थनीज। कई बार आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाएगा भूगोल के जनक कौन है, जबकि भूगोल के जनक अगर कहा जाए, भूगोल के पिता कहा जाए, तो भूगोल के पिता हिकैटियस को माना जाता है। हिकैटियस ने जेस पीरियोडस नामक एक पुस्तक लिखी थी। हिकैटियस क्या है? इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है जेस पीरियोडस। और जिस जेस पीरियोडस पुस्तक में इन्होंने काफ़ी कुछ इसके विषय में, भूगोल के विषय में काफ़ी कुछ लिखा। इसलिए क्या किया? सबसे ज़्यादा हम बात कहें तो उस समय में जो सबसे ज़्यादा काम किया इस भूगोल विषय पर वो हिकैटियस ने किया। इसलिए इन्होंने एक पुस्तक की रचना की और उस पुस्तक का नाम था जेस पीरियोडस। और उस पुस्तक में इनके जो योगदान रहा, उस योगदान के कारण ही इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल का जनक। तो कोई पूछे भूगोल का जनक कौन है, तो आंख मूंद कर बताइए कि हिकैटियस हैं। क्या हैं? हिकैटियस हैं। बाद में बहुत सारे लोगों ने इसके अध्ययन में अपना योगदान दिया है। बात करें उनमें तो हम जैसे हेरोडोटस हो गए। क्या हो गए? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस हो गए, स्ट्रोबो हो गए, टॉलमी हो गए, इमोलियन कांट हो गए, पेम्पोनियस मोला, कांट, ये सारे लोग, ठीक है,
क्या किए, धीरे धीरे करके भूगोल की व्यापकता को समझे और भूगोल का अध्ययन करना प्रारंभ किया। तो इन लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा है। जब हम थिंकर्स पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे कि कौन कौन से थिंकर्स हैं ज्योग्राफी के और क्या क्या योगदान रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात बन गई हमारी कि भूगोल शब्द, जो ज्योग्राफिया का शब्द किसने दिया और जेस पीरियोडस पुस्तक किसकी है, तो ये है हिकैटियस की। इसके बाद अब बात करेंगे, देखिए टॉलमी एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे और टॉलमी ने क्या किया, मानचित्र कला का जनक इन्हें कहा जाता है। टॉलमी को मानचित्र का जनक कहा जाता है। टॉलमी के विषय में थोड़ा सा समझते हैं। टॉलमी को क्या कहा जाता है, मानचित्र कला का जनक, मानचित्र कला का जनक। फादर ऑफ मैपिंग। ठीक है, मानचित्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है टॉलमी को। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारा योगदान दिया। सबसे पहले जो मानचित्र पर भूगोल को, एक विश्व को यानी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर, जो खाचा खींचने का काम किया था, वो किया था टॉलमी महोदय ने। इसलिए इन्हें मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। ठीक है, अपने कार्यों के उत्कृष्टता के कारण ही इनको ये मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। इनके कार्यों की संग्रह की बात करें तो इनका कार्यों का जो संग्रह हुआ है एक पुस्तक में इन्होंने किया है और उस पुस्तक का नाम है अल्माजेस्ट। क्या? अल्माजेस्ट। अल्माजेस्ट 17 खंडों में विभाजित है और इस 17 खंडों में इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी का जो है वर्णन किया हुआ है। ठीक है, इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है ग्रहीय परिकल्पना। क्या? ग्रहीय परिकल्पना। और इस ग्रहीय परिकल्पना में जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं, जो भी हमारे ग्रह हैं, यानी कैसे ग्रहों का निर्माण हुआ और वो ग्रह कौन कौन से हैं, इसके विषय में इन्होंने अपने थॉट्स, अपने विचार ग्रहीय परिकल्पना नामक पुस्तक में उल्लेखित किया हुआ है। ठीक है, यही एक पहले ऐसे भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने मानचित्र में एक इंडिया का जो सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है उसमें इन्होंने उल्लेख किया। सबसे पहले इन्होंने बंगाल की खाड़ी को अंकित किया था इस मानचित्र पर। ठीक है, जो इन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया था उस विश्व मानचित्र पर सबसे पहले इन्होंने क्या किया, बंगाल की खाड़ी, याद रखें बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का मानचित्र इन्होंने सबसे पहले बनाया। कहाँ बनाया? तो वो अपने जो इन्होंने टॉलमी का जो विश्व का मानचित्र था उस पर इन्होंने उल्लेखित किया। उस में इन्होंने बताया कि ये क्या है, विश्व में बंगाल की खाड़ी है, जबकि इन्होंने भारत के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया था। सिर्फ किसके विषय में उल्लेख किया था? उल्लेख किया था बंगाल की खाड़ी के विषय में। ठीक है, अब इसके बाद और आगे चर्चा करते हैं तो हम इसकी कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। और परिभाषाओं में हमने सबसे पहले बताया कि भूगोल की जो बेसिक परिभाषा थी वो आप समझ गए होंगे। कौन कौन से ज्योग्राफर्स की क्या क्या परिभाषाएं हैं, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन परिभाषाओं को, उनके डिफिनेशंस को याद रखें, उनके डिफिनेशंस को याद रखें। जैसे टॉलमी की बात अभी हम कर रहे थे, टॉलमी ने कहा था भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि भूगोल क्या है? भूगोल
भूगोल क्या है? पृथ्वी की झलक को, भूगोल पृथ्वी की झलक को, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला, स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। क्या है? आभामय विज्ञान है। किसने कहा? तो ये कहा था टॉलमी ने, ये कहा था टॉलमी ने। टॉलमी ने कहा भूगोल पृथ्वी की झलक को, पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। क्या है? भूगोल पृथ्वी को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। इसके बाद अब बात करें दूसरी एक जो परिभाषा है वह क्या है? हार्टसोन की परिभाषा है, समझते हैं। हार्टसोन ने कहा भूगोल प्रकृति के अध्ययन से, भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विधा है। क्या है? भूगोल भूगोल पृथ्वी के, भूगोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित, भूगोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित क्या है? एक विधा है। ठीक है, इन्होंने कहा कि संबंधित विधा है, यानी ये अंतर संबंधों का, और ये किसकी है? हार्टसोन की। हार्टसोन अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने बताया कि भूगोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विधा है। बाद में इन्होंने एक अपनी डिफिनेशंस को चेंज किया और इन्होंने बताया क्या करता है? भूगोल क्या करता है? पृथ्वी और भूगोल पृथ्वी के सभी भौतिक और उस पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। बाद में अपनी डिफिनेशंस इन्होंने चेंज कर दी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो होते हैं हमारे भूगोलवेत्ता, उन्होंने उनकी एक परिभाषा देखते हैं, डडले स्टाम्प की है। और उस परिभाषा की बात क्या करें तो इन्होंने कहा, डडले स्टाम्प ने कहा कि भूगोल में पृथ्वी तल का वर्णन, भूगोल में पृथ्वी तल का वर्णन, भूगोल में पृथ्वी तल का वर्णन, भूगोल में पृथ्वी तल का वर्णन क्षेत्रों की विभिन्नताओं, क्या? वर्णन क्षेत्रों की विभिन्नताओं, विभिन्नताओं और भूगोल में पृथ्वी तल का वर्णन क्षेत्रों की विभिन्नताओं और संबंधों के प्रसंग में किया जाता है। क्या? संबंधों के प्रसंग में किया जाता है। ठीक है, ये किसने कहा? तो ये कहा था डडले स्टाम्प ने। किसने कहा था? डडले स्टाम्प ने ये परिभाषा दी थी। और बहुत सारी परिभाषाएं चर्चित हैं, उनकी चर्चा आपको नीचे डिस्क्रिप्शंस में उसके नोट्स मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शंस में जाके वहां से PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की जो एग्जाम्स में कई बार डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जैसे अभी हमने बताया उन फैक्ट्स में बात करें तो अभी हमने चर्चा की कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं।
तो हमने आपको बताया कि भूगोल के जनक हिकैटियस को कहते हैं। किसे कहते हैं? हिकैटियस को कहते हैं। फिर हमने बताया कि जो सिस्टमेटिक जियोग्राफी है, व्यवस्थित भूगोल के पिता कौन है? जो व्यवस्थित भूगोल के पिता कौन हैं? तो हमने बताया कि व्यवस्थित भूगोल के पिता इरोटास्थनीज हैं। कौन है? इरोटास्थनीज हैं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक भूगोल के पिता की, फादर ऑफ हिस्टोरिकल जियोग्राफी। क्या? फादर ऑफ हिस्टोरिकल जियोग्राफी, इतिहास, ऐतिहासिक भूगोल के पिता, ऐतिहासिक भूगोल के पिता। जी हाँ, ऐतिहासिक भूगोल के पिता की बात करें तो ये हैं हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस। याद रखें, एक शब्द इनका, एक बहुत फेमस कोटेशंस कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, किसने बताया? ठीक है, नील नदी जो है उसके विषय में इन्होंने सबसे पहले चर्चा किया था, हेरोडोटस ने। और इनका जो फेमस कोटेशन पूछा जाता है कि मिस्र नील नदी की देन है। क्या है? मिस्र नील नदी की देन है। यानी मिस्र का जो विकास हुआ है, मिस्र में बहुत साल पहले जब सभ्यता का विकास हुआ, जैसे भारत में हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसी तरह से मिस्र में भी सभ्यता का विकास पहली बार देखने को मिला था। तो इन्होंने कहा कि जो ये विकास हुआ सभ्यता का, वो विकास इन्होंने कहा कि मिस्र किसकी देन थी? नील नदी की देन थी। ठीक है, मिस्र नील नदी की देन है। ये इनका फेमस कोटेशन है, तो इसे याद रखें। आधुनिक भूगोल के अब बात करते हैं। हमने कहा है ऐतिहासिक भूगोल। देखिए, ऐतिहासिक भूगोल के पिता भी हेरोडोटस ही हैं और इतिहास के पिता भी हेरोडोटस हैं। इतिहास के पिता भी हेरोडोटस हैं। अगर बात करें हिस्टोरिकल जियोग्राफी के फादर्स की तो वो भी हेरोडोटस हैं, और बात करें अगर हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो वो भी क्या है? हेरोडोटस हैं। याद रखेंगे इस बात को। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है आधुनिक भूगोल के जनक। आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं? तो देखिए, आधुनिक भूगोल के जनक लिखें आप, आधुनिक भूगोल के जनक। आधुनिक भूगोल के जनक हम्बोल्ट को कहा जाता है। किसे? हम्बोल्ट को कहा जाता है। और हम्बोल्ट कहाँ के हैं? कई बार ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि हम्बोल्ट कहाँ के हैं, तो आप इन्हें बताइएगा कि हम्बोल्ट कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आप तीसरे की बात करते हैं। जो तीसरा हमारा अभी हमने चर्चा किया, आधुनिक खगोलकी का जनक। देखिए, खगोलकी, खगोल क्या करता है? आधुनिक खगोलकी का जनक समझते हैं कौन है? आधुनिक खगोलकी, आधुनिक खगोलकी का जनक। यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप ग्रहों और नक्षत्रों में विश्वास करते हैं तो आपके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप खगोल के विषय में जरूर जानें। क्या? आप खगोल के विषय में जरूर जानें। खगोल बेसिकली होता क्या है, इसे आप समझेंगे। ये होता है ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उल्कापिंड और तारे हैं, इन सभी की क्या होती है? क्रिया विधि बदलती रहती है। ये परिवर्तनशील होते हैं और उस परिवर्तनशील से होने से, इनके बार बार प्लेस चेंज करने से क्या होता है? कुछ चेंजमेंट होता है और उस चेंजमेंट से जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन से बहुत सारी चीज़ों पर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसी में हमारे यहाँ एक मान्यता है कि
राहु और केतु दो ऐसे उपग्रह बना दिए गए हैं जो राहु और केतु दोनों को क्या मान लिया जाता है कि किसी के ऊपर यदि राहु ग्रह लग जाए तो उसका क्या हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। तो वो बताने का काम एक मान्यता के आधार पर है, लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता में ये सब क्या होते हैं, एक ग्रह होते हैं। जैसे इसी में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। कुछ लोग इसे मान्यताओं के आधार पर ये मान लेते हैं कि राहु ने क्या किया है, चंद्रमा को लील लिया है, या राहु ने क्या किया है, सूर्य को निगल लिया है। तो ये सब केवल मान्यताएं हैं, जबकि वास्तविकता से ये बहुत दूर हैं। वास्तविकता क्या होती है, वास्तविकता ये होती है कि चंद्रमा और पृथ्वी, देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाए अगर हम बात करें तो ये तीन स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं। एक को हम सन मान लेते हैं, एक को मून और एक को हम अर्थ मान लेते हैं। तो अर्थ, मून और सन। अर्थ क्या करता है, जो हमारा सन होता है, सन वो क्या होता है, जो सोलर सिस्टम है हमारा, यानी हम कहें सौरमंडल, तो सौरमंडल का पिता माना जाता है सूर्य को, और उससे अलग हुए बहुत सारे ग्रह हैं। तो जायज सी बात है कि यदि पिता के कई सारे बच्चे हों तो पिता का वर्चस्व ज्यादा होगा, तो बच्चों को उनके इर्द गिर्द रहना होगा। ठीक इसी तरह से पृथ्वी हमारी एक क्या है, सूर्य से निकला हुआ एक पार्ट है, और वो क्या करती है, सन का चक्कर लगाती है। ठीक, तो ये पहली बात। फिर अब बात करें तो अर्थ से जो बना मून, ठीक है, उसका एक पार्ट माना जाता है। तो अर्थ का जो चक्कर लगाती है वो मून लगाती है। दोनों के जो चक्कर होते हैं वो अलग अलग, यानी हम चक्कर की बात ना करके अगर हम कहें परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति, दो गतियां होती हैं। देखिए परिभ्रमण यानी अपने अक्ष पर ही जब घूमे तो परिभ्रमण, और जब किसी पिंड का चक्कर लगाए तो वो परिक्रमण। याद रखिएगा इसे। तो ये प्रक्रियाएं दोनों में होती हैं। साथ ही साथ सूर्य भी अपने मिल्की वे का चक्कर लगाता है। तो कोई भी पिंड स्थिर नहीं है। ये बात कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गई होगी। बीच में क्या होता है कि चूंकि सूर्य सबको प्रकाश देता है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, तो ये आते हैं और इसके बीच में क्या होते हैं, एक साथ कई बार ऐसे हो जाते हैं जिससे चंद्रमा कई बार सूर्य की रोशनी ढक लेता है, तो हम उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। और कई बार जब पृथ्वी से चूंकि रिफ्लेक्ट लाइट जाती है चंद्रमा पर, तो पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो उस समय हम कहते हैं उसे चंद्र ग्रहण। देखिए दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, जबकि यहां कोई राहु और केतु नहीं बैठा हुआ इन्हें ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बात को। अब हमने कहा कि आधुनिक खगोलकी का जनक किसे कहा जाता है। अभी ये बात हमारी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन ये समझना जरूरी था, चूंकि खगोलकी में कई बार ऐसे जो शास्त्र बनाए गए हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स आपको भरमाने का काम करेंगे, लेकिन आप वहां पर उलझिएगा नहीं। तो जो खगोलकी का जनक कहा जाता है वो कॉपरनिकस को कहा जाता है। कॉपरनिकस। कॉपरनिकस को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कई सारे ब्रह्मांडों के विषय में, ब्रह्मांड के कई सारे पिंडों के विषय में इन्होंने अध्ययन किया, इन्होंने बताया, तो इसलिए इन्हें आधुनिक खगोलकी का जनक कहा जाता है। अब इसके बात करें भौतिक भूगोल। देखिए भौतिक भूगोल, भूगोल में हम दो विषय पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, एक पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, जो टोटल नेचर वेस्ट है, जिसको किसी ने नहीं बनाया है, स्वयं प्रकृति ने बनाया है, वो कहते हैं, वो सभी पार्ट कहे जाते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के। और जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, जिसको मानव ने बनाया है, वो सभी पार्ट कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के। तो दोनों का अध्ययन अलग अलग किया जाता है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी के फादर्स की, यानी भौतिक भूगोल के जनक की। किसके? भौतिक भूगोल के जनक। तो भौतिक भूगोल के जो जनक हैं वो किसे कहा जाता है? तो पोलिडोनियस को कहा जाता है। किसे? पोलिडोनियस।
भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियस को कहा जाता है। अब इसके बात करें, देखिए साथ ही साथ समझते हैं, अभी हमने भौतिक भूगोल के जनक को समझा, अब हम ह्यूमन भूगोल के जनक को समझते हैं, यानी मानव भूगोल के पिता। मानव भूगोल के पिता कौन से हैं? तो उन्हें कहा जाता है पांचवा, देखते हैं मानव भूगोल के जनक, तो ये हैं ब्लास। किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक ब्लास को कहा जाता है। याद रखेंगे इस सब सारी बातों को आप, ठीक है, और नोट करते चलेंगे। अब हमें जो ग्रह और नक्षत्र अभी हम पढ़ रहे थे कि जो खगोल की हैं वो सभी मैथमेटिकल्स बेस्ड हैं। क्या हैं? सभी मैथमेटिकल्स बेस्ड हैं, यानी गणितीय गणनाओं पर आधारित होते हैं। तो उन्हें गणितीय गणनाओं पर आधारित जो हुए हैं वो तो होते ही हैं, साथ में हमारे यहाँ एक गणितीय भूगोल भी है। और गणितीय भूगोल के जनक, अब हम बात करें मैथमेटिकल जियोग्राफी यानी गणितीय भूगोल, तो जब गणितीय भूगोल के जनक हैं वो कौन से हैं? तो वो थेल्स हैं। किसे कहा जाता है? थेल्स को, ठीक है। बाद में इस पर और कार्यों को और ज्यादा व्यापकता के लिए जो व्यापकता से कार्य किया वो किया अनेक्सिमेंडर्स ने। अनेक्सिमेंडर ने इसके कार्यों को और भी महत्वपूर्ण बनाने का काम किया था गणितीय भूगोल का, पर फादर्स थेल्स को कहा जाता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, चूंकि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु होते हैं और किसी न किसी संस्कृति से वो प्रभावित होते हैं, तो यहाँ पर बिहेवियरल ज्योग्राफी, हमारे यहाँ सांस्कृतिक भूगोल या बिहेवियरल ज्योग्राफी व्यवहारिक भूगोल, वो बाद में। अभी हम पढ़ते हैं सबसे पहले सांस्कृतिक ज्योग्राफी, जिसे हम कल्चरल ज्योग्राफी कहते हैं। तो फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी कार्ल सावर को कहते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप आप लोगों ने। इसे इरेज करते हैं और लिखते हैं यहां कि फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी यानी सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। जो सांस्कृतिक भूगोल के जनक हैं वो हैं कार्ल सावर। कौन है? कार्ल सावर, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। एक चीज कई बार पूछा जाता है, अभी हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, पूछा जाता है कि जो ग्लोब के निर्माता हैं, विश्व जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब क्या करता है? एक पृथ्वी की जो प्रतिरूप है, जो पृथ्वी के रूप हैं, उसका एक आकार है, यही है ग्लोब। जिस तरह से हमारी पृथ्वी दिखती है तो उसी का प्रतिरूप हमने एक बना रखा है अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से, और इसे हम कहते हैं ग्लोब। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, और वो क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है? पूछा जाता है कि ग्लोब के निर्माता कौन? पूछा जाता है कि विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? या विश्व ग्लोब, या ऐसे पूछ लिया जाए, विश्व ना लिखकर पूछ लिया जाए, सिर्फ ग्लोब किसने बनाया, तो ग्लोब के निर्माता तो बहुत इजी है, मार्टिन बेहम ने इसे बनाया था। किसने? मार्टिन बेहम। याद रखें, मार्टिन बेहम। बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि ग्लोब का निर्माण किसने किया, तो मार्टिन बेहम ने किया था। अब इसके बाद
यहीं से एक क्वेश्चन अभी हमने ग्लोब बनाया। ग्लोब को हम जब खोलते हैं तो हम एक मानचित्र बनाते हैं, और जो विश्व मानचित्र पर पृथ्वी को दिखाने का काम किया वो किसने किया, यानी विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता भी पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करें विश्व मानचित्र के निर्माण करता, तो विश्व मानचित्र के जो निर्माण करता है वो हैं अनेक्सिमेंडर। कौन? अनेक्सिमेंडर। याद रखिएगा, विश्व मानचित्र का निर्माण कौन करते हैं? अनेक्सिमेंडर करते हैं। मानचित्र बेसिकली दो प्रकार के होते हैं जो मूल होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक पॉलिटिकल होता है। फिजिकल्स में सभी सारे फिजिकल्स पार्ट दिखाए जाते हैं, जैसे उसमें नदी, झरने, झील, पहाड़, पर्वत, घाटी, वन, ये सभी फिजिकल्स होते हैं, ठीक। जबकि अगर पॉलिटिकल्स की बात करें तो पॉलिटिकल्स में वो सभी जैसे स्टेट्स, कैपिटल्स, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। बाउंड्रीज, जो सीमाएं हैं वो बनाई जाती हैं। नेशनल हाईवेज हो गए, सड़क और सारी हो गई, ये सारी सुविधाएं जो हमें दी जाती हैं वो पॉलिटिकल्स मैप में दी जाती हैं। तो मैप बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। आगे चर्चा करेंगे जब इसके विषय में और डिटेल से मैप को पढ़ाएंगे तब। अब देखते हैं मानचित्र पर यामोत्तर खींचने का काम किसने किया। यामोत्तर क्या है आप समझिए पहले। देखिए, मानचित्र पर 2 प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं। एक प्रकार खड़ी, यानी एक रेखा होती है खड़ी जिसे हम लंबवत रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ठीक। तो खड़ी रेखा और एक रेखा खींची जाती है पड़ी, 2 रेखाएं खींची जाती हैं। ये दोनों रेखाएं बात करें हम तो ये दोनों रेखाएं काल्पनिक होती हैं। देखिए, ये स्वयं प्राकृतिक द्वारा नहीं खींची गई हैं। हम अपने लोकेशंस को ट्रेस करते हैं इन्हीं रेखाओं के माध्यम से, जो जीपीएस आज वर्क करता है, हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, एरोप्लेन, जेट, जो भी सारी चीज़ें, जो भी गतिविधि होती है टूरिस्ट प्लेस पर, हमें जहाँ नोन प्लेस पर पहुँचना होता है तो हम क्या करते हैं, इसी से ट्रेस करते हैं जीपीएस, ठीक है। और वो जीपीएस वर्क करता है इन्हीं यामोत्तर रेखाओं पर। तो ये जान लेना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि यामोत्तर रेखाओं का जो जाल खींचा वो किसने खींचा, किसने खींचा। तो यामोत्तर जो रेखाओं का जाल जो खींचने का सबसे पहले प्रयास किया था वो किया था, लिखते हैं, यामोत्तर रेखाओं का जाल किसने किया, तो ये किया था आपके बहुत ही फेमस एक, जिसका नाम है हेरोडोटस। याद रखें कि यामोत्तर रेखाओं का जो जाल खींचा वो जाल खींचने का काम किसने किया, हेरोडोटस ने किया। और आज ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चर्चाएं हमने की भूगोल की जो बेसिक चीज़ें थी जिसे हमें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत और भी सारी इसकी संकल्पनाएं हैं, बहुत सारे और भी भूगोल के पार्ट्स होते हैं। उन भूगोल के पार्ट्स की पीडीएफ्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार रिविजन्स कर लीजिएगा। चूँकि यहाँ पर पढ़ाने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और कुछ जनक्स हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कई बार एग्जाम्स में इर्द गिर्द पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी भी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी, वो डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रक्रियाएं ज़रूर लिखा करिए। और दोस्तों, आपसे ये गुजारिश है कि आप वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर किया करिए अपने दोस्तों तक, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए, इसी के साथ अब हम लेते हैं आज की इस वीडियो का करते हैं समापन। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।